मित्रों नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह। आज मेरे साथ हैं देश की जानी-मानी हस्ती अनिल शुक्ला जी। पत्रकार हैं, लेखक हैं, रंगकर्मी हैं। आगरा में आपने भगत को जीवित किया हुआ है। बहुत साधारण, सहज, सरल स्वभाव के धनी हैं। आप देख सकते हैं कि आज भी इतने बड़े पत्रकार, देश के जाने-माने पत्रकार होने के बाद भी कितना साधारण रह सकते हैं, वो आप देख सकते हैं सामने उनको। आज उनसे जानेंगे उनकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ चीज़ें। सर, आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, रंगकर्मी हैं, टीवी सीरियल के निर्माता भी रहे हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या यही था, कुछ और था? क्या बनना चाहते थे, ये बन गए हो? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और ये कई बार मैं भी अपने आप से पूछता हूँ कि मैं मूल रूप से क्या हूँ। और शायद कई बार सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि क्रिएटिविटी मेरा मूल ज़िंदगी का लक्ष्य रहा है। अच्छा, ओके। वो क्रिएटिविटी चाहे पत्रकारिता में हो, क्योंकि आपको ख्याल नहीं होगा उस समय, शायद पता नहीं आप पत्रकारिता में आए थे कि नहीं, बहुत सारी मैंने स्टोरीज़ प्रिंट की जब मैं नौकरियों में था, अखबारों की ऐसी की हैं जो बड़ी क्रिएटिव थी। और रविवार में भी, संडे मेल में भी, और बहुत नए किस्म का पूरा स्ट्रक्चर था उसका। कई बार पॉलिटिकल जर्नलिज्म में मेरा पुराना जो थिएटर का बैकग्राउंड था वो थिएटर निकल के आ जाता था, और थिएटर जो मैं करता हूँ उसमें कई बार मेरा जर्नलिज्म जो है वो निकल के आ जाता है। तो ये बड़ा एक गड्ढमड है। और लेकिन मुख्य उद्देश्य वही है कि कैसे हम नई सारे सिरे से और नए तरीके से। बनना क्या चाहते थे आप? मैं बनना तो रंगकर्मी चाहता था। अच्छा। ईमानदारी की बात है कि मैं रंगकर्मी बनना चाहता था, लेकिन अब शादी ब्याह किया तो आर्थिक दबाव ऐसे आए तो कुछ नौकरी और कुछ काम वाम करना ज़रूरी था। क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ थी, एक फ्रीलांसर के तौर पे मैं उस ज़माने में भी लिख रहा था तमाम पत्रिकाओं में, तो कर लीजिए। सर, भोजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? अब भोजन तो मैं चूँकि किडनी का रोगी हूँ, हाँ। तो बहुत नाप तोल करके मुझे खाना होता है। हाँ। बहुत ज़्यादा प्रोटीन ना हो, बहुत ज़्यादा। अभी की बात होगी, वैसे पहले की बात? वैसे मुझे पसंद तो बहुत नॉनवेज मुझे काफ़ी पसंद रहा। अच्छा। दही मुझे बहुत पसंद रहा। अच्छा, ओके। और दाल मुझे बहुत पसंद रही। और दुर्भाग्य से मेरे किडनी पेशेंट हो जाने से ये तीनों चीज़ें मेरी जो है वो बंद हो गई। माँ के हाथ का है, पत्नी के हाथ का? शादी से पहले तक माँ के हाथ का, माँ और बहन के हाथ का, और शादी के बाद फिर पत्नी के हाथ का। दोनों के भोजन में कोई फर्क, आपको अंतर महसूस होता है स्वाद में? क्या? अब मेरी माँ उतनी अच्छी कुक नहीं थी जितनी अच्छा। बहन और पत्नी थी। हाँ। ये दोनों लोग बहुत अच्छा बनाती थी। माँ बनाती थी लेकिन काम चलाऊ खाना बनाती थी। क्या पत्नी आपको अपने मन की पत्नी मिली क्या? अब भाई मैंने तो प्रेम विवाह किया है और कई साल तक मित्रता हमारी रही, तो जाहिर है ठोंक बजा के ही शादी की। तो अगर अब उनको भी मैंने कहूँ कि मेरे मन की नहीं है तो फिर किसको कहूँ? प्रेम विवाह में आपने पहले प्रपोज किया कि उन्होंने प्रपोज किया आपको पहले? प्रपोज किसने किया पहले प्रेम विवाह? मैंने किया। हालांकि मुझे लगता था कि मुझे इनको कर देना चाहिए, ये कर नहीं पा रही हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने ही कर दिया। तो कॉलेज लाइफ में हुआ ये सब? कॉलेज तो थी दोनों की, और दोनों का कल्चरल एक्टिविज्म भी चल रहा था। मैं थिएटर करता था उस ज़माने में, और फिर धीमे धीमे ये भी थिएटर में आई, और फिर मैंने उनको प्रपोज किया। तो इस तरीके से हमारे रिश्ते बने, और काफ़ी कई साल के बाद हमने शादी की। ओके। सर, कभी पत्नी ने आपको अपने हाथ से खाना खिलाया है क्या? मतलब अपने ऐसे निवाला? हाँ। नहीं यार, इतनी हिपोक्रेसी हम दोनों के रिश्तों में कभी रही नहीं। आपने भी नहीं खिलाया कभी? नहीं। आगरा में सर्दी बहुत पड़ती है। आगरा में इस समय आप रह रहे हैं, तो भीषण सर्दी में आप स्नान करते हैं रोजाना क्या? हाँ, नहाना तो मेरे लिए बहुत आवश्यक है। चाहे जो भी, गर्मियों में दो तीन बार नहा लेता हूँ। अच्छा। जाड़ों में न्यूनतम एक बार तो नहाना बहुत ही। अगर बुखार नहीं आ रहा है, ठीक ठाक पेशे में रहा, तो बहुत सारे शहरों में हम लोग रहे, दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, जयपुर में। तो एक तो वो वहाँ पर भ्रमण होता रहा, और फिर वहाँ से जयपुर में हैं तो राजस्थान के तमाम जगहों पर घूमते रहे, लखनऊ में हैं तो घूमते रहे, भ्रमण पर जाते रहे। तो इस तरीके से अलग अलग शहरों में रहने से अलग अलग। कुछ को समंदर पसंद है, कुछ को पहाड़ जब पसंद है, किसी को हरियाली पसंद है घूमने के लिए।
उस नाते बात कर रहा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा समुद्र पसंद है। आपका आप लेखक हैं, पत्रकार हैं, रंगकर्मी हैं, नाटक बनाते हैं, सब करते हैं। इसके अलावा आपकी कोई और हॉबीज? एक और काम जो मैं करना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया। मैं फीचर फिल्म बनाना चाहता था, हो रहे उसका निर्माण करना चाहता था। और तो डॉक्यूमेंट्रीज के बाद गाड़ी आगे चली नहीं। डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई और 2-2 श्रृंखलाएं बनाई दूरदर्शन के लिए, लेकिन फीचर फिल्म के लिए बॉम्बे जाना ज़रूरी था और बॉम्बे में जा नहीं सकता था, जा नहीं पाया। इसलिए वो फीचर फिल्म वाला मेरी जो फीचर फिल्म के निर्माण का जो इच्छा थी वो गाना पसंदीदा बहुत सारे गाने हैं मेरे, और लेकिन राज कपूर की फिल्मों के गाने मुझे ज़्यादा पसंद है। कोई गाना आप सुना? जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी में नजरों को हम बिछाएं। बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार गाते हैं तो। कैसा बाथरूम में गाना गुनगुनाते हैं आप? हाँ, अच्छा। बाथरूम में काफ़ी गाता हूँ, घर में भी गाता हूँ। अच्छा। आजकल तो थायराइड मुझे परेशान करता है तो गले से उस तरीके का स्वर नहीं टूट पाता, लेकिन लंबे समय तक मैं काफ़ी अच्छा, और घर में भी अकेले, बच्चे छोटे थे तो अपने बच्चों को भी, बेटों को गोद में लेके मैं गाने गाया करता था, और वो समझ तो पाते नहीं थे कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन वो खुश होते थे। तो वो एक लंबा गाने का एक लंबा वो है, गाता रहा हूँ। तो सब बाथरूम में कौन सा गाना प्राय गुनगुनाते हैं? ये इसका कोई वो नहीं है, कभी जो दिमाग में आ जाए। अब वो अलग अलग मुद्राओं में था, नहा रहे हैं तो कोई गाना, कपड़े धो रहे हैं, साबुन रगड़ रहे हैं तो कोई गाना, अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग गाने याद आते थे और गाता रहता। नजर में सबसे अच्छा अभिनेता और अभिनेत्री कौन है? कोई एक अभिनेता से काम कहने से काम नहीं चल पाएगा। लेकिन कई लोग हैं जो जिन्होंने मुझे बहुत जिनसे मैं बहुत मुतासिर रहा हूँ। बाद के लोगों में अगर गिने तो अमिताभ बच्चन उसमें आते हैं, जिन्होंने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। और उससे पहले के लोगों में गुरुदत्त और राज कपूर मुझे अभिनेता के रूप में कभी बहुत उन्होंने प्रभावित नहीं किया। निर्माता और निर्देशक के रूप में मैं उनका बड़ा मुरीद रहा हूँ। सबसे अच्छा नेता कौन है? अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है, और आजकल के दौर में तो कह देना और भी मुश्किल है कि अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छे नेता गांधी थे या कि नेहरू थे, तो उसमें तमाम तरीके के विवाद खड़े होते हैं। लेकिन बहुत सारे नेता हैं जिनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थीं, और बहुत सारे नेता हैं जिनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होने के बावजूद अच्छाइयाँ नहीं भी थीं, तो उनमें भारतीय नेता सब आते हैं। लेकिन मैं जिनको हीरो मानता हूँ अपने जीवन का, वो सरदार भगत सिंह। वस्त्रों में कौन सा रंग पसंद करते हैं आप? मुझे लाल रंग पसंद है, और ऑरेंज कलर मुझे पसंद है, नारंगी रंग भी मुझे पसंद है, और सफ़ेद भी पसंद है। सब नारंगी रंग तो कुछ और कहानी कहता है। नहीं, वो कहता हो नारंगी रंग की कहानी जो है, वो नारंगी रंग उस ज़माने में है जिस ज़माने में आज के नारंगी रंग पहनने वाले आए नहीं थे, पैदा नहीं हुए थे। ये तो आप समझिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस दौर से का ये रंग है, और भूरा और सिंधु घाटी की सभ्यता के ज़माने का रंग है। उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, उसका रंग है। तो ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का रंग नहीं है। तो मेरे तो सांस्कृतिक वहाँ से जुड़े हुए हैं तार, तो मैं तो उस रंग को बहुत पसंद करता हूँ। सर, आपने बताया कि आपने प्रेम विवाह किया है, जिनसे प्रेम विवाह आपका हुआ है उनके अलावा कोई और महिला मित्र बनी कॉलेज में? यार, अब बुढ़ापे में क्यों तुम झगड़ा करवाओगे? लेकिन हाँ, 1-2 लोग रहे हैं। अच्छा। जिनसे मेरा प्रेम हुआ, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जल्दी टूट गया। और शादी के बाद भी मैं ईमानदारी से कहूँ तो 1-2 लड़कियां ऐसी रहीं उस दौर में जिनको मैंने पसंद किया, लेकिन चूंकि लिमिटेशंस थी, मैं शादी कर चुका था, इसलिए वो बात आगे न बढ़नी थी न बढ़ी। क्या उन लड़कियों ने पसंद किया आपको? हाँ। अच्छा, बड़ी बात है। कॉलेज लाइफ में किसी सहपाठी को देखकर सीटी मारने का मौका मिला क्या आपको कभी? नहीं, सीटी वाला मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं। कभी मारपीट की कॉलेज में आपने? खूब। वो कॉलेज में भी की, स्कूल में भी की। मैं बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था मैं, और मैं बड़ा ही
शातिर लड़कों में मेरी गिनती होती थी। मैं बहुत उपद्रवी था, काफ़ी मारपीट हंगामा करता था। आते आते वो 10th 11th में जब मैं आया तब चीज़ें बदलनी शुरू हुई, तब फिर लिखा पढ़ी की तरफ ध्यान गया, और फिर वो सारा का सारा डायमेंशन जो है ज़िंदगी को जीने का वो बदल गया। सर लगता तो नहीं है आप कभी दंड या रहे होंगे शातिर? अब वो लगने से बात नहीं, जो फैक्ट है वो बता। कोई वाकई आपकी तकरार हुई हो अपनी पत्नी से, उनको मनाया हो आपने? नहीं, वो मनाना तो दोनों का एक दूसरे से चलता है। झगड़े हमेशा होते रहे और अभी भी होते हैं, खूब होते हैं और जमाजम होते हैं। और मेरा मानना है कि जिनमें ज़्यादा प्यार होता है उनमें झगड़ा भी खूब होता है। होना चाहिए क्या? होना चाहिए भी, क्योंकि उससे और एक प्यार में भी ज़्यादा पुख्तगी पैदा होती है। आप कितनी बार झूठ बोलते हैं और क्यों? मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि झूठ ना बोलूँ, जहाँ झूठ बोलना ज़रूरी समझता हूँ किसी रणनीति के तौर पर या किसी काम के तौर पर, तो मैं ज़रूर झूठ बोलता हूँ। मैं हरिश्चंद्र बनने का ढोंग भी नहीं करता। राजनीति में क्या श्रेष्ठ है? सेवा जाहिर है कि श्रेष्ठ है। राजनीति का जो स्वरूप भारत में निकल के आया आज़ादी के बाद से, वो इतना घृणितम होता गया है कि उसको तो चाहने की कोई। देश में आपने भ्रमण किया, जगह जगह गए, लौट कर फिर आप आगरा आ गए, ऐसा क्यों हुआ? असल में वैसे तो एक लंबी कहानी है, लेकिन नटशट में कहूँ तो 2001 में जब मैं एक सीरीज़ बना रहा था ग्रेट मास्टर्स दूरदर्शन के लिए, वो कल्चरल सेलिब्रिटीज़ पे थी। तो उसमें अलग अलग साहित्य के, संस्कृति के, नृत्य के, अलग अलग देश के जो नामचीन लोग हैं वो थे। उसमें मैंने 4 थिएटर की पर्सनैलिटीज़ को लिया था। 2 उसमें एक अभिनेता अभिनेत्री थे, ए.के. एंगल साहब। ए.के. एंगल मूलतः थिएटर के अभिनेता थे, उनको लोग फिल्म वाला समझते हैं, और ज़ोहरा सहगल एक बड़ी मशहूर अभिनेत्री थी, वो थी। तो इस तरीके से 2 अभिनेता थे। और इब्राहिम अलकाजी जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संस्थापक रहे हैं, वो उन दिनों इंग्लैंड से यहाँ आए थे, वो थे। और देवेंद्र राज अंकुर जो उन दिनों एनएसडी के डायरेक्टर थे, और वो उन्होंने एक नया थिएटर शुरू किया था कहानी का रंगमंच के नाम से। तो इन 4 लोगों को मैंने लिया था। और इन लोगों को लेते समय मैं चूँकि दिल्ली में रह रहा था, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं तमाम शहरों में होने वाले थिएटर को जो दिल्ली आते थे उनको देख पाता था। मैं हर एक से सवाल करता था कि थिएटर हिंदी का ख़त्म क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं इसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो जब ये इस पर हम लोग रिसर्च कर रहे थे और एक टीम थी मेरे पास इस सीरीज़ को करने की, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अपने रिसर्चर टीम से कि थिएटर वाले उसमें मुझे भी शामिल करो। मैं उसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर था मैं उसमें, लेकिन मैंने कहा इसमें मैं एज रिसर्चर भी। और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हिंदी का रंगमंच इसलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि वो अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है। और जब ये फैसला हुआ तो फिर ये हुआ, दिमाग में आया बाद में आगे चल के 2003 में और 4 में कि ऐसी जगह चला जाए जहाँ पर हिंदी के नए थिएटर पर काम किया जा सके। 2005 के शुरू में मैंने तय किया कि मैं आगरा चलूँगा, और आगरा चल के मैं भगत को रिवाइव करूँगा। पत्नी से पूछा, मैंने कहा कि देख लो, तुम सोच लो, चूँकि हमेशा वो मेरा साथ देती रही हैं, तो इसलिए उन्होंने कोई विरोध तो नहीं किया, लेकिन कहा कि आगरा के समय कौन जानेगा, कौन, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। हमने कहा ये मेरा रोड मैप है वहाँ चल के काम करने का। तो खैर वो फिर तो हम लोग फिर 2005 के अंत में आगरा आए, और 2006 की 26 जनवरी को हमने रंगलीला का गठन किया। योगेंद्र दुबे हमारे मित्र थे, उनकी छत पर बैठ के, और फिर धीमे धीमे काम शुरू हुआ। और फिर इस तरह से आगे की कहानी आप जानते हैं, कैसे भगत को हमने रिवाइव किया। संतुष्ट है अपने जीवन से आप? हम संतुष्ट तो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट होंगे तो आप आगे का करना बंद कर देंगे। तो लेकिन मैं असंतुष्ट भी नहीं हूँ। मैं जो कर रहा हूँ मुझे उससे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरे आगे की बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं आपसे कह रहा था कि कथावाचन पे मैंने एक नई कहानी का उपमहाद्वीप की 5 देशों की 5 कहानियों को करने का एक पूरा प्रोजेक्ट टेकअप कर रखा। तो मेरे लिए अनएंडिंग है मेरी लाइफ में। बहुत सारी बीमारियाँ मुझे हैं, बहुत सारे कष्ट मुझे रहते हैं, लेकिन मैं उन सब से के बीच में नए और क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इन सबको कर। बाद आप लगातार सक्रिय हैं। हाँ। इसका क्या सीक्रेट है? ऊर्जा कहाँ से मिल रही है आपको? इसके 3 वजह हैं। एक तो ये है कि मैं पिछले 11 साल से किडनी का मरीज़ हूँ, क्रॉनिक किडनी पेशेंट हूँ, और 2021 से मैं डायलिसिस कराता हूँ हफ्ते में 2 दिन। लेकिन मेरे इतनी सब चीज़ों को कर पाने की 3 वजह हैं।
एक वजह तो ये है कि मैं नेचुरोपैथी भी साथ साथ करता हूँ। अच्छा। डायलिसिस के साथ साथ मेरी नेचुरोपैथी भी चल रही, जो मुझे काफ़ी शक्ति और सामर्थ्य देती है। तो मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि मुझसे कम क्रिटिनिन बिगड़े हुए पेशेंट जो आते हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है मेरी तुलना में। मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ वहाँ डायलिसिस सेंटर में भी, पहला। दूसरा, ऑफ कोर्स मेरे अंदर कुछ विल पावर भी है, वो भी इसका एक कारण। और तीसरा एक जो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है वो मेरी पत्नी, अच्छा। जो 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 मेरी नर्स भी हैं, मेरी डॉक्टर भी हैं, और मुझे हर तरीके से वो मुझे बचा के रखती हैं। और आपने जीवन में बहुत ऊंचाई हासिल की हैं, तो इसका रहस्य क्या है? आपने कितने सारे काम कर डाले आपने, एक व्यक्ति की संस्था है पूरी आप, तो ये सीक्रेट क्या है, सफलता का सीक्रेट क्या है? मैं तो नहीं मानता कि मैं संस्था हूँ, मैं व्यक्ति ही हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि तमाम सारे लोग आए, अभी बच्चे हमारे संग में काम कर रहे हैं। आपको अंदाज नहीं है, आप जो पूछ रहे हैं कि आप कैसे, 3 कारण मैंने बताया, चौथा कारण और भी इसमें ऐड कर लीजिए मेरे सब काम करने के। मैं बच्चों के संग में काम कर रहा हूँ। ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े होते जा रहे हैं, युवा होते जा रहे हैं। और बच्चों के संग में जब आप काम करते हैं तो आप खुद को भी युवा महसूस करते हैं। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया, जर्नलिज्म पढ़ाया, चाहे तो थिएटर पढ़ाया, उनमें से कई सारे जर्नलिस्ट हैं जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे स्टूडेंट थे, और लेकिन बाद में मेरे दोस्त बन गए, और वो आज तक मेरे दोस्त हैं। तो ये सब यूथ के संग में दोस्ती होना, वो आपको ऊर्जा देता है। तो ये एक बड़ा कारण है, और इन बच्चों के संग में रह के काम करने का और सोचने का विचार। संदेश देना चाहें आप नए पत्रकारों को, रंगकर्मियों को? संदेश मेरा यही है कि एक तो हिंदी थिएटर की स्थिति बहुत कमज़ोर है, इसको मजबूत किया जाए, मजबूत बनाया जाए। कैसे होगा, क्या होगा, इस पर विचार कीजिए। मैंने तो अपना रास्ता चुन लिया है। मैं इस किस्म के थिएटर, नए थिएटर कर रहा हूँ। मैं भगत कर रहा हूँ, मैं कथावाचन कर रहा हूँ, और मैं इसी तरीके का थिएटर करना चाहता हूँ जो दर्शकों को, नए नए दर्शकों को अट्रैक्ट करे। परंपरागत रूप का जो आधुनिक थिएटर है, मैं उसके पक्ष में नहीं। नाटक चल रहे हैं, वो आपके अनुसार उचित है या नहीं है? मैं जब आगरा आया 2005 में, और 6 में जब हमने रंगलीला मनाई, तो सबसे पहले हमने नुक्कड़ नाटक ही किए थे। हाथी घाट पे अकबर, ये यमुना के प्रदूषण को लेकर एक नाटक था हमारा, जिसके हमने बहुत सारे शोज किए, 50-55 शो किए। उसके बाद एक नाटक आगरा के जो ध्वस्त परिवहन सिस्टम है उस पर किया, हाथी घाट पे अकबर, उसके भी बहुत सारे शोज हमने किए। तो नुक्कड़ों पे हमने हज़ार लोगों को हम दिखाते थे, पार्कों में, गलियारों में, सड़कों पर। और वो नुक्कड़ नाटक करने का अपना एक अलग ही एक आनंद है, एक सुख है, अभिनेता के लिए भी। और मैं निर्देशक था, तो निर्देशक के रूप में मुझे भी बड़ा सुख मिलता था। 1000 लोगों को सड़क पे खड़ा करके या पार्कों में बैठाल के, आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रदीप भटनागर यहाँ के कमिश्नर थे, तो एक सेमिनार में मुझे मिल गए, मुझसे बोले कि मैंने आपके नाटक की बड़ी तारीफ सुन रखी है भाई, हाथी घाट पे हमको कब दिखाओगे? तो मैंने कहा कि हमारा तो शो सुबह कल है 6 बजे, अगर आप चाहें तो आ जाइए। तो बोले मैं तो 4 बजे उठ के जाता हूँ गोल्फ खेलने। तो हमने कहा 6 बजे कल हमारा वहाँ ताजमहल के पीछे जो पार्क बना हुआ है, क्या नाम है उसका, शाहजहाँ गार्डन जो है, हमने कहा वहाँ हमारा शो है, 6 बजे से है, तो आप आ जाइए। तो मैंने देखा कि 6:45 बजे दोनों मियाँ बीबी गाड़ी आके रुकी अंदर, वो भी आके बैठ गए, उन्होंने भी देखा, बड़ा प्रभावित हुए वो देख के उस नाटक को। और उसके बाद वो तमाम जगहों पर जाके उस नाटक का प्रस्तुति का और बच्चों के हमारे अभिनय का उनकी इतनी प्रशंसा करते रहे। तो वो एक अलग किस्म का सुख है जो सड़क पर और पार्कों में बैठा के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी उसके। भटनागर साहब मुझसे बोले कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, आपके सारे पात्र जो हैं वो उसी उम्र के हैं। बीरबल योगेंद्र दुबे बनते थे, मनोज सिंह जो आगरा के कैंट वाले रावण हैं, वो उसमें अकबर बनते थे। उसी तरह से लड़का था, जिस तरह उसकी पत्नी थी, वो सब उसी एज ग्रुप के थे जो कैरेक्टर था। तो उसमें किसी मेकअप की हमें जरूरत नहीं थी, कुछ, वो बिल्कुल ओरिजिनल लगते थे। तो वो एक अलग सुख है। और यूपी में सन 78 में सबसे पहले नुक्कड़ नाटक मैंने शुरू किया, ये मेरा एक अलग अनुभव है। और उस समय तक मैंने नुक्कड़ नाटक देखा भी नहीं था, क्योंकि होते बहुत कम थे, दिल्ली में होते थे, बंगाल में होते थे। तो मैंने संस्कृत नाटकों की जो चौतरफा अभिनय की परंपरा थी, उसको मैंने उसमें यूज़ किया, और 4 डायमेंशनल थिएटर को मैंने स्ट्रीट में उतारा। तो वो एक अलग उसका एक वो है। इस समय जो नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं उनके बारे में बताइए, वो ठीक है या नहीं? अब
एक तो मैं बहुत देख नहीं पाता हूँ आजकल जो नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, लेकिन अमूमन मेरा मानना है कि वो दर्शकों को बहुत आकर्षित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो या तो प्रचारात्मक हो रहे हैं, बड़े भोंडे किस्म का प्रचार है के लिए हो रहे हैं, सब वही हाँ, चल रहा है। तो वो दर्शक उससे नहीं होता है। मैं देखता हूँ 10-10, 20-20 लोग एक आध दो मैंने हाँ जी, देखे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लोग को खड़े हुए। तो मैंने जो नाटक किए हैं बता रहा हूँ, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो 700-800 आदमी देख रहे हैं। मैं आपको तस्वीर अगर भेजूँ तो आप देखिए कि उसमें 700-800 आदमी उसको देख रहे हैं, बैठ के खड़े होके और बैठ के देख रहे हैं। और वो 50 मिनट का 55 मिनट का नाटक इतनी देर तक वो तभी टिक सकता है कोई दर्शक इतनी बड़ी तादाद में, अगर जो और अभिनेता के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है इतने ऑडियंस को अपनी आवाज़ पहुंचाना, वो सब करना 10 लोगों को बिना माइक के अपने जो स्वाभाविक गला है उससे वो अभिनय कर रहा है, उससे बोल रहा है। तो वो है, लेकिन वो अद्भुत विधा है नुक्कड़ नाटक। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।